हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए गुजरात के मेरवदर गांव की 50 साल पुरानी सच्ची और भूतिया कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। ये बात उस ज़माने की है जब मोबाइल, इंटरनेट या कोई व्हीकल्स अवेलेबिलिटी नहीं थी। लोग शहर में भी गांव की तरह रहा करते थे। आज से 50 साल पहले सन 1975 में गुजरात के जूनागढ़ जिले का एक छोटा सा गांव मेरवदर, गेहूं की खेती करता ये गांव, जिसकी आबादी सिर्फ 500 लोगों की थी और शाम के 6 बज जाते थे तो सब खा पी कर सो जाते थे। ये कहानी है हरीश भाई की, जो एक ब्राह्मण परिवार से हैं। उस वक्त उनकी उम्र महज 20 साल थी। उनके दोस्त करशन भाई, जो कि खेती करते हैं, उनके पास 3 बैलगाड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब गांव तो क्या, छोटे शहरों में ही सही से लोकल ट्रैवल नहीं मिलता था और लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना था। एक दिन करशन भाई ने अपने मित्र हरीश को बुलावा भेजा, जो कि पास ही के एक गांव में रहते थे, उनसे बस 10 किलोमीटर दूर। भाई, 5 दिनों के लिए मुझे एक रिश्तेदार की शादी में जाना है और गेहूं बस 1 महीने में पकने वाले हैं। तो क्या तू फ्री है? 5 दिनों तक हमारे खेत में रखवाली करनी है। करशन की इस बात को नकारने का कोई कारण ही हरीश भाई के पास नहीं था, क्योंकि एक तो वो पक्के दोस्त, दूसरा उनको खुले खेत में सोने में मजा आता था, तीसरा एक छोटा सा वेकेशन भी हो जाता और घूमना फिरना भी। दरअसल दोस्तों, मेरवदर गांव में सुअरों का बहुत खौफ था। वो पक्के खेतों को उजाड़ कर रख देते थे। करशन भाई का खेत छोटा था और अगर सुअर उनका नुकसान कर दे तो बड़ा घाटा हो जाता। इसीलिए करशन भाई चाहते थे कि जब तक वो दूसरे गांव से वापस ना आए, उनके मित्र हरीश भाई वहां रखवाली करें। करना कुछ नहीं था, बस खेत में जाना, झोपड़ी के पास सोना, सुअरों का हमला हो या खेत खाने आए तो उनको मशाले जलाकर गांव वालों के साथ मिलकर भगाने का काम करना था, बस। और वो अकेले तो होते नहीं, सुअर आते तो पूरे गांव के लोग जो अपने अपने खेत में रखवाली करते, सब एक होकर बड़े ग्रुप में उन पर हमला करते। इसी वजह से हरीश भाई मान गए और उनके गांव पहुंच गए। आओ हरीश, बैठो आराम से थोड़ी देर, फिर खाना खाते हैं। उस दौरान थोड़ी बातचीत हुई और फिर दोनों दोस्तों ने खाना खाया। दोपहर को करशन भाई अपने परिवार के साथ 2 बैलगाड़ी लेकर चले गए। हरीश ने फिर देखा कि झोपड़ी में खाने पीने की भरपूर चीजें हैं, पीने का पानी भरा हुआ है और चारपाई लगी है। बहुत दिनों बाद आराम करने को मिला था, तो हरीश भाई सोने लगे। उस समय ऐसा ही होता था। गांव के लोग सुबह के 11 बजे तक खा लेते थे और 2-3 बजे तक आराम करते। आज भी भारत के कई सारे गांवों में यही होता है। हरीश भाई सो गए और उनकी नींद खुली 4 बजे। उन्हें याद आया कि करशन भाई ने कहा था, कुछ भी चाहिए या किसी चीज की जरूरत हो तो अपने पास वाले खेत के मालिक मेरामन भाई से ले ले। उसे बता देना कि यहाँ रखवाली करने आया हूँ। नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं रात को जल्दी ही सो के सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और घर को थोड़ा ठीक कर लूंगा, फिर खाना बना लूंगा। ऐसा सोचकर हरीश भाई गांव में टहलने चले गए। गांव काफी छोटा और फैला हुआ था, मतलब गांव की जनसंख्या कम और जगह ज्यादा थी, तो कुछ खेत दिखते, कुछ खाली जमीन दिखती और कुछ छोटे छोटे पर्वत भी उभरे हुए दिखते। फिर थोड़े घर आते और झोपड़ियां आती। ये सब देखकर हरीश को इस जगह में काफी शांति मिलती और ये जगह
काफी शांति वाली, आकर्षक और एक अजीब सी ऊर्जा से भरपूर लगी। अरे वाह, ये सब क्या है? इस तरह का गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये तो मानो पर्वतों की कोख में बसा गांव है और आगे जंगल शुरू हो जाएगा ऐसा लगता है। सब इलाके की निगरानी करते करते हरीश को शाम के 6 बज गए थे और वो वापस लौटने लगे। उस समय गांव में लाइट नहीं थी, तो सब दिया, लालटेन और आग जलाकर रहते थे। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है, तो हरीश को विचार आया, यार मुझे अपने साथ मशाल लेकर आना चाहिए था। मैं काफी दूर आ गया। फिर जब 6:30 बजे, तो करीब 1 किलोमीटर और रास्ता काटना बाकी था, उनके दोस्त के खेत का, तभी एक छोटा पर्वत आया जिसके आजू बाजू काफी पेड़ पौधे थे। हरीश भाई को वहां कुछ हलचल दिखी। वो क्या है? दरअसल दोस्तों, दूर उस पर्वत पर चढ़ती हुई मशालों की एक लंबी लाइन दिखी। दूर से देखकर लग रहा था कि कुछ लोग पर्वतारोही होंगे या फिर वहां किसी मंदिर में जाने के लिए जा रहे होंगे। इतनी घनी शाम को ये लोग ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? कोई उत्सव है क्या? जो आवाजें उनको सुनाई दी वो थी कि आगे कुछ ढोल बजाए जा रहे थे, सबसे पीछे झालर बजाने वाले थे, बीच में काफी सारी मशालें जल रही थी, सबसे आगे बड़ी एक आग थी और सबसे पीछे कुछ छोटी छोटी मशालें थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि हरीश भाई को कोई इंसान की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बस एक अजीब से आवाज में और अजीब सी भाषा में कोई गाना गाया जा रहा हो या कोई प्रार्थना की जा रही हो, ऐसा लग रहा था। हरीश भाई को ये देखकर डर तो नहीं लगा, क्योंकि पहली नजर में ये नज़ारा डराने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपनी चलने की स्पीड और तेज कर दी और वहां पहुंचने की कोशिश की ताकि देखा जा सके कि क्या था। लेकिन नजदीक पहुंचते ही जब वो मुश्किल से 200-300 मीटर दूर होंगे, उन्हें सिर्फ एक छोटी सी आग दिखी जो अपने आप बुझ गई और किसी का नाम और निशान नहीं था। अब वो अपने खेत से 500 मीटर की दूरी पर थे और 6:45 बज गए थे। भूख भी बहुत लगी थी, अंधेरा भी होने लगा था, लेकिन भूख से ज्यादा इस बात का टेंशन था कि जो अभी देखा वो क्या था और अभी कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इसी वजह से वो जल्दी से अपने खेत की ओर निकल पड़े। खेत पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मेरामन भाई बाहर हाथ मुंह धो रहे हैं और उनके पास एक लालटेन जल रहा था। अरे मेरामन भाई, कैसे हैं? मैं करशन भाई का दोस्त हूँ। अरे हरीश भाई, जानता हूँ, सुबह ही मुझे करशन ने बताया था। खाना खा लिया? नहीं, अभी तो पूर्व की ओर टहलने गया था, अभी वापस आया हूँ। अब खाऊंगा, थोड़ा लेट हो गया, मुझे लालटेन जलाकर खाना होगा। मेरामन भाई उसकी बात सुनकर डरने लगे। क्या कहा? पूर्व की ओर? वहां क्या काम था तुम्हें? कुछ चाहिए क्या? नहीं, लेकिन आप डरने क्यों लगे? मेरामन भाई ने बोला, कुछ नहीं, जल्दी अपने खेत में जाओ और रात को सुअरों की आवाज सुनाई दे तो सबको जगा देना और रात को इस तरह बाहर मत निकलना। उनकी ये बात सुनकर अब हरीश को लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो उसको पता नहीं है। क्या इस गांव में कुछ ऐसा है जिससे लोग डरते हैं? हरीश ने सीधे ही पूछ लिया, लेकिन मेरामन भाई ने उसकी बात टाल दी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस सो जाओ खाना खाकर, और हाँ, बिच्छू से सावधान रहना। ये कहकर मेरामन अपने खेत में चले गए और हरीश ने झोपड़ी में आकर लालटेन जलाई। दोपहर का उन लोगों का बचा खाना था, वो खाया और झोपड़ी के बाहर खटिया लगाकर सोने की तैयारी करने लगे। उस समय तक 8 बज गए थे। कुछ काम तो था नहीं और 10 बजे से पहले नींद नहीं आती थी, तो वो खेत में घूमने के विचार को रोक नहीं पाए। खेत के चारों ओर कच्ची दीवार थी जो टूटे फूटे पत्थरों से बनाई थी। हर खेत ऐसा ही था। उन्होंने लालटेन लेकर पूरे खेत में चक्कर लगाया और खेत के पूर्व की तरफ वाले कोने में जाकर खड़े हो गए। लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी, चमगादड़ घूम रहे थे और कुछ पक्षियों की आवाजें आसमान में गूंज रही थी। उसी वक्त उन्होंने देखा
कि वो रोशनी उस पर्वत से वापस लौट रही है, नीचे उतर रही है। काफी दूर था तो आवाज नहीं आ रही थी, न ही कोई दिखाई दे रहा था। बस मशालों का एक काफिला सा था जो कुछ दूर से काफी छोटा लग रहा था। हरीश भाई को डाउट हुआ कि ये कोई आम बात नहीं होगी, शायद मेरा मन भी कुछ कहने जा रहा था। वो वापस लौटकर अपनी खटिया पर आकर सोने लगा। उस रात उनको ठीक से नींद नहीं आ रही थी, ठंड भी बहुत थी, तो दो रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश कर रहे थे। पूरी रात वो करवटें बदलते रहे, उस जलती आग के बारे में सोचते रहे और ठान लिया कि सुबह इसका पता लगाना पड़ेगा कि ये सब मुझे ही दिख रहा है या किसी और को भी दिख रहा है। मुश्किल से 4-5 बजे नींद आई और आधे घंटे में ही उड़ गई जब बाजू वाले खेत में गाय भैंसों को दूहा जा रहा था। उसकी आवाज़ सुनाई दी। हरीश ने सोचा, अरे बाप रे, ये कौन सी जगह फंस गया। अब दोपहर को ठीक से सोना पड़ेगा। उसने फ्रेश होके चाय नाश्ता किया और 6 बजे खेतों में पानी दे दिया। 7 बजे जब सूरज की किरणें निकलने लगी तो मीरामन भाई अपने गाय भैंसों को नहलाने और चराने जाने लगे। अरे रुको मीरामन भाई, कहाँ चल दिए? अरे मैं पश्चिम की ओर तालाब तक जा रहा हूँ, इन्हें नहला दूंगा, वहाँ चर लेंगी और दोपहर को वापस लौट आऊंगा। मुझे भी आना है, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा, पानी भी दे दिया और कुछ काम नहीं। ठीक है चलो, मीरामन भाई ने सोचा, चलो बातें करते करते जाएंगे। दोनों 7 बजे निकल पड़े। थोड़ी देर में तालाब तक पहुंच गए। वहां भैंसें सीधे पानी में उतर गई और गायों ने पहले कुछ पानी पिया फिर उतरी। अब वो पानी में थी और ये दोनों तालाब के किनारे बातें कर रहे थे। मीरामन भाई, कल आपने मुझे कहा पूर्व की ओर ना जाऊं रात को, क्या कारण है, सच बताना। मीरामन भाई ने पूछा। तुमने कुछ देखा नहीं? देखा तो सही, उसी वजह से आपको पूछ रहा हूँ। क्या करशन ने कुछ बताया नहीं? नहीं, उसने बस कहा कि अगर बिच्छू ज्यादा दिखे तो आग जला लेना और चारपाई को घर के अंदर रखकर सो जाना। मेरा मन ने सोचा, बता देता हूँ। उसने शुरू किया, भाई तुमने जो कल देखा वो कोई छलावा नहीं था, ना ही तुम्हारी आंखों का भ्रम था। वो हमारे गांव की सच्ची घटना है। कैसी घटना? हरीश भाई ने पूछी। देखो, ये एक राज की बात है। आज तक कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो सुनो। कुछ साल पहले तक यहाँ कोई खेत नहीं थे, बस जंगल ही थे। फिर हमारी बस्ती यहाँ रहने आई, जमीन को ठीक किया गया और खेती शुरू हुई। 2-3 साल बाद यहाँ थोड़ी भूतिया घटनाएं होने लगी। सब खेत वाले, उनकी फसलें रात में जलने लगी, नुकसान होने लगा। रात को कोई बाहर आए तो उनको मधोशी चढ़ने लगी, बिच्छू काट लेते, हजारों की संख्या में बिच्छू आ जाते। वो मशालें दिखती, आवाजें आती और हमारे जानवर भी अपना आपा खो देते। ये बात सुनकर अब हरीश को डर लगने लगा। वो सोच रहा था कि अभी तो यहाँ 4 दिन निकालने हैं, क्या क्या होगा। मेरामन भाई ने कहानी जारी रखी। एक दिन जब उसके पिताजी बाहर निकले और उस चीज को देखा तो डर गए और सबको बताया। उस रात से सबके घर में चीजें टूटने फूटने लगी। लालटेन और दिया बुझ जाते, बाहर बिच्छू दिखाई देते, लेकिन किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई गई। 1 हफ्ते तक ऐसा चलता रहा। फिर एक बाबा को बुलाया गया और उन्होंने यहाँ ध्यान लगाकर बताया, इस गांव की वो मशाल मंडली थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके बारे में कोई जानने की कोशिश करे, तो उन्होंने सबको परेशान करना शुरू कर दिया। हरीश ने पूछा कि क्या हुआ था उनके साथ, क्या वो सब भूत या आत्माएं हैं? मेरामन भाई ने बताया कि पता नहीं, बाबा ने भी उन्हें देखा नहीं। जिसने अनुभव किया बस उनको जलती मशालें, चलते फिरते अंगारे और वो आवाजें सुनाई देती। फिर बाबा ने एक तरीका निकाला, सबको बताया कि ना उनके निकलने के समय उनके रास्ते आना है, ना उस समय उन्हें देखना है, न किसी को उनके बारे में जानने की कोशिश करनी है। सबने उनकी बात मानी और धीरे धीरे ये घटनाएं बंद होने लगी। अब शाम के समय कोई वहां जाता नहीं। ये अजीब सी कहानी है, हरीश ने कहा। लेकिन ये सच है, मेरामन भाई ने कहा। अब उनकी गाय भैंसे जमीन पर घास खाने लगी थी।
और उन्होंने बातें जारी रखी। तो मतलब अब मैं 4 दिनों तक सिर्फ उस झोपड़ी में फंसा रहूं? मुझे नहीं लगता वो मशाले कोई आत्मा है। मुझे वहां से क्लियर दिखाई दे रहा था कि कोई है। मेरामन भाई ने कहा, अरे भाई विश्वास करो और सावधानी से रहो। फिर दोनों वापस लौट गए। घर में खाना बनाते हुए दोपहर के 12 बजे हरीश को ख्याल आया, ये मेरामन बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अगर आज कुछ दिखा तो मैं रुकने नहीं वाला। खाना खाकर वो सो गए और शाम को 5 बजे पिछले दरवाजे से खेत से निकल गए। वो नहीं चाहते थे कि मेरामन उनको देखे। जब 6 बजे तो वो रिटर्न होने लगे और आज कल की तरह वो दूर नहीं नजदीक थे। उस जगह से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। ये मेरामन मुझे डरा रहा था, ऐसा सोचकर अपनी धुन में हरीश भाई वहां से रास्ता क्रॉस करने लगे और अंधेरा होने लगा। करीब 6:30 बजे जब वो एग्जैक्टली वहीं थे जहाँ से पर्वत शुरू होता है, अंधेरे से उजाला होने लगा। एक एक करके सारी मशालें पर्वत का रास्ता चढ़ने लगी। अपनी दाईं ओर ये चमक देखकर बिना देखे हरीश का पसीना छूटने लगा। वो डर गया, लेकिन हिम्मत करके उस तरफ देखा। वो प्रार्थना या गाना जो भी था उसे सुनाई देने लगा। मशालें जलने लगी और अजीब सी शांति पूरे वातावरण में छाने लगी, मानो हरीश और उन आत्माओं के अलावा वहां कोई और हो ही नहीं। हरीश ने धीरे से आसमान में देखा तो न कोई पक्षी था, न कोई चमगादड़, न आसपास कोई जानवर था। धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगी। हरीश भाई को मदहोशी छाने लगी और रोशनी तेज होने की वजह से वो वहां ज्यादा देर देख नहीं पाए। उनके पांव सुन्न पड़ चुके थे, हाथ हिल नहीं पा रहे थे, न ही वे उन चीजों से अपनी नजरें घुमा पा रहे थे। बस दिमाग चल रहा था एक जिंदा लाश की तरह। 15 मिनट तक ये देखने के बाद उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, घुटनों में दर्द होने लगा। लेकिन जब वो सारी मशालें ऊपर चढ़ चुकी थी तब वो थोड़ा हिल पाए और पूरे होश में आए। उसने देखा अब वो अपने पांव उठा पा रहे थे और उनकी जान में जान आई। फिर बिना रुके बिना पीछे मुड़े वो चलते रहे और खेत पर पहुंचकर बिना खाना खाए चारपाई को लगाया और उस पर लेटकर रजाई ओढ़ ली। अब डर लगने लगा था, क्योंकि कल इसी समय आधे घंटे बाद वो आग और रोशनियां नीचे भी उतरी थी और झोपड़ी के अंदर सोना मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए लालटेन जलानी पड़ती और खटिया से खड़ा होना पड़ता। लेकिन बाहर हल्की सी चांद तारों की रोशनी थी। कुछ समय यूं ही बीता और रात के 10 बजे तक रजाई में रहने के बाद जब गला सूख गया तो हरीश भाई खड़े हुए और पानी पीने के लिए जाने लगे। पानी का घड़ा झोपड़े के बिल्कुल बाहर ही रखा था। अंधेरा तो बहुत था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। हवा का रुख बदलने लगा। पानी के घड़े के पास बहुत सारे छोटे बड़े बिच्छू थे। उसे देखकर हरीश को बहुत डर लगा और घबराहट में वो वहां से भागा। फिर क्या था, नीचे जाकर देखा तो वहां चारपाई के पास भी बहुत सारे बिच्छू थे और वहां जाकर सोना मुमकिन नहीं था। अब उन्हें वो बात याद आई जो आज सुबह मेरामन ने उसे बताई थी कि इस गांव में बरसों से एक बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जिस किसी को भी वो चीज जिस दिन दिख जाए उसे या उसके घर वालों को उस बाबा ने मना किया था कि रात को जमीन पर पांव न रखे, हो सके उतना संध्या के समय खेत से बाहर न देखे। लेकिन उन्होंने देखा, या फिर कहो जानबूझकर वहां जाकर उसे टटोलने की कोशिश की, जो कि अब उन्हें जिंदगी खराब करने वाला एक्सपीरियंस लगने लगा था। हरीश भाई बहुत ही डर गए थे और उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और अंदर झोपड़ी में ही दरवाजा बंद करके पड़े रहे। सुबह फिर से जब गाय भैंसों को दूहने की आवाज सुनी तो थोड़ी राहत मिली कि चलो 1-2 घंटे के अंदर सवेरा हो जाएगा। सवेरा होते होते उनको थोड़ी हिम्मत आई और पिछले दिन की तरह वो मेरामन के साथ गए। तालाब के पास बैठकर पूछा, भाई आज तक किसी को पता क्यों नहीं चला कि क्या हुआ है? मेरामन ने कहा, पता नहीं क्यों पता नहीं चला। वैसे इस गांव के लोग जानना भी नहीं चाहते।
वो शक्तियाँ कौन है, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है। बस एक अफवाह फैली है कि एक आग की जलती हुई बैलगाड़ी और उसके पीछे कुछ जलते लोग जा रहे होते हैं। बस उनकी पैटर्न होती है, कोई दिखता नहीं क्योंकि कोई मौजूद नहीं होता। उसी समय हरीश को याद आया कि कल जब उसने करीब से देखा था तो उसे भी ऐसा ही पैटर्न दिखा था। दोपहर के खाने के वक्त वो सोच रहा था, अभी तो 3 दिन बाकी है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच में पड़ गया, अगर बिच्छू आ गए तो मुझे मार डालेंगे। आज रात से पहले कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। उसने एक आइडिया निकाला। एक काम करता हूँ, आज रात को सोने से पहले बिच्छू से बचने के लिए पानी रख दूंगा। जो घर के अंदर बड़े बर्तन हैं उसमें अभी पानी भर लेता हूँ। उसने कुएं से पानी के 4 बड़े बर्तन भरे। एक एक करके सारे बर्तनों में चारपाई के चारों पैरों को रख दिया। अब ठीक है, ऐसा सोचकर दिन में खाना खाया, गेहूं को पानी दिया और शाम होते होते आज बाहर जाने का फैसला नहीं किया। लेकिन मन ही मन उनको उस चीज को जानना था। मुझे आज घूमने तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है इस गांव में और वो सब क्या है। इसी वजह से हरीश भाई ने रात होने से पहले एक बड़ी आग जलाई ताकि बिच्छू दूर रहे और अगर पास में आ जाए तो वो उससे बचने के लिए पानी भी चारपाई के पास रख दिए। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे जाना जा सके वो क्या है। ऐसा सोचकर बड़े बड़े विचारों के साथ तरकीबें बनाने लगे और 6:30 बज गए। फिर क्या था, दूर वो सब दिखा। एक नज़र उसे देखकर नजरें घुमा ली और झोपड़ी में जाते जाते बोले, अगर कोई चीज़ है जो नहीं चाहती मैं सच्चाई जानूं तो मुझे इशारा दीजिए। अब रात को फिर से प्यास लगी तो उठकर देखा, लाखों की संख्या में बिच्छू और कीड़े मकोड़े वहां आ गए थे और नीचे उतरना बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन पास में आग जल रही थी। उसमें से हरीश भाई ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और बिच्छू को भगाने लगे। आखिर पानी पीने तो जाना ही था। लेकिन किसी चीज का धक्का लगा और हरीश पटक कर चारपाई पर बैठ गया। क्या हुआ उसे पता नहीं चला, लेकिन आग बुझ चुकी थी। अब उसे डर लगने लगा था। उसने ये सब देख लिया था और बिच्छू बस इधर उधर चलते रहते थे। ये क्या हो रहा है, कौन है यहाँ पर। डर की वजह से हरीश भाई चिल्लाए और उनका गला बैठ गया। खेत में धूल उड़ने लगी और उनकी आंखें धूल की वजह से जलने लगी तो वो साफ करने लगे। किसी चीज ने उसी पल उनकी खटिया खड़ी कर दी। मतलब कि लिटरली आगे की बाजू से खटिया ऊंची उड़ गई और हरीश लगभग बेहोश होते होते बचा। उन्होंने कहा, उन्हें अपनी जिंदगी में इतना डर कभी नहीं लगा था। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। वो चिल्लाने लगे, मैं तो यहाँ मजबूरी में आया हूँ, अपने दोस्त के खेत को सूअरों से बचाने के लिए। खटिया अभी भी एक तरह से ऊंची थी और हवा में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अमावस्या की रात हो और एक भयानक शांति हो, वैसा माहौल था। हरीश के पसीने छूट रहे थे और कोई चीज चारपाई को हिला रही थी, मानो उसे कोई नीचे गिराना चाहता हो। मुझे माफ कर दो, मैं वैसा कभी नहीं करूँगा। मैंने आपकी शांति और एकांत में भंग डाला हो तो मुझे बख्श दीजिए। हरीश ने देखा, नीचे बिच्छू की संख्या बढ़ती जा रही है। चारपाई हवा में है और आग भी बुझी हुई है। अब डर की वजह से उनकी सांसें चलनी बंद होने लगी और उन्हें थोड़ा घुटन सी होने लगी। एग्जैक्ट उनके शब्दों में बताऊं तो ऐसा हुआ था कि मानो वातावरण से ऑक्सीजन मिट चुकी हो और सांस लेते ही तबीयत खराब होने लगी हो। हर एक सांस के साथ चक्कर आने लगा और बेचैनी होने लगी। आंखों में अंधेरा सा छाने लगा और वो बेहोश हो गए। फिर क्या हुआ उस रात वो उन्हें कुछ पता नहीं और सीधा सुबह 8 बजे नींद खुली जब सूर्य की किरणें सामने आई। उठकर उन्होंने सोचा, आज तो गाय भैंस दोहने की आवाज भी नहीं आई। पिछली रात के अपने अनुभव से डर कर उन्होंने पूरी आंखें खोली। आसपास देखा, नीचे देखा, सब नॉर्मल था। न कोई बिच्छू था, न कोई जीव जंतु थे, न चारपाई के पैर पानी से बाहर थे और वो भी ठीक थे।
लेकिन तबीयत खराब हो गई थी, शायद ठंड की वजह से। वो दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज चौथा दिन था और उन्हें पता था कि यहाँ पर जान भी जा सकती है, इसीलिए थोड़ा सोच समझकर काम करना पड़ेगा। ना आज उन्होंने मेरामन को कुछ बताया, ना कुछ सुबह नाश्ता किया। बस गेहूं को पानी दिया और दोपहर का खाना खाने लगे। लेकिन खाना खाते वक्त ही उनको चक्कर आने लगे, फिर से सांस फूलने लगी और सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। वो समझ गए कि ये कोई आम बात नहीं, वो शक्ति जो भी हो, लेकिन उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं थी। अब बिना खाए वो चारपाई के ऊपर सो गए और 4 बजे उठे। ऐसा क्या करूं कि इस सब से निकल पाऊं? उसे पता था कि आज की रात आखिरी हो सकती है, क्योंकि ये शक्ति जो भी थी, जो भी वो चलकर पर्वत के ऊपर नीचे आता जाता था, वो कोई आम शक्ति नहीं, बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति थी और उस वजह से उससे बचना बड़ा मुश्किल था। अब शाम के वक्त उठकर उनको विचार आया कि यार, मेरे दोस्त करशन ने मुझे सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो नहीं जानता था कि ये सब हो रहा है? उठकर जब चारपाई को देखा तो उससे भी उन्हें डर लगने लगा था और जी बैठा जा रहा था। आज रात में पागल हो जाऊंगा, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। इसी बात को सोचते सोचते उनको अपने दादाजी की एक बात याद आई। वो भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे थे। तब उन्होंने एक नारियल लिया, कुछ अगरबत्तियां ली, दिया जलाने की चीजें ली और वहां से बच निकले। तुरंत ही हरीश खेत से निकला। गांव के चौराहे पर एक दुकान थी, वहां से एक नारियल लिया, एक बड़ी लकड़ी ली, कुछ रस्सियां ली, जलाने के लिए तेल लिया, अगरबत्ती दिया करने वाली चीजें ली और वापस लौट आए। वापस आकर दिया तैयार किया और जो बड़ी लकड़ी ली थी उसमें सूखे और हरे पत्तों को जोड़कर उस पर एक कपड़ा लपेटकर रस्सियों से मजबूत मशाल बनाई। अब 5:30 बज चुके थे। वो निकल पड़े थे। सारी चीजें लेकर उस जगह 6 बजे पहुंचे और उस शक्ति के उद्गम स्थान से लगकर एक पत्थर पर दिया जलाया और वहां बाजू में अगरबत्ती करी। फिर उस मशाल को जलाया। जब 6:30 बज गए और उस नारियल को वहीं रख दिया और थोड़ा इंतजार किया, वो सब शुरू हो गया और जिस पैटर्न का हमने जिक्र किया वो सामने आ गया था। आगे एक बैलगाड़ी की परछाई दिखी जलती हुई, पीछे चलते लोगों की परछाई और सबसे पीछे कुछ लोगों की परछाई। सब मशाल लेकर जा रहे थे। वो प्रार्थना वाली आवाजें आने लगी। हरीश के रोंगटे खड़े हो गए, पांव कांपने लगे, आंखों से आंसू आने लगे। धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगा। हरीश की सांसें रुक सी गई। वो रोशनी तेज होती गई, आग की लपटें बढ़ती गई और एक धुन बजने लगी, जैसे किसी मंदिर में आरती की हो रही हो। उन परछाई में से कुछ हरीश के सामने घूम रही थी, तो हरीश की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये सब सच में हो रहा था। उसे लगा था कि ये सब यहाँ से गुजरता होगा बस, लेकिन उसने जब वो मोमेंट देखी तो दिल दहल गया। उसी वक्त उसके हाथ में जल रही मशाल के सामने एक परछाई ने देखा और हरीश ने वो मशाल उसके सामने रखी और इशारा किया, लेकिन डर भी लग रहा था। एक परछाई ने सीधे ही वो मशाल ले ली और लेकर आगे निकल गई। तब हरीश ने दोनों हाथ जोड़े। उसी वक्त वहां रखा नारियल गर्मी की वजह से या उनकी शक्ति से पता नहीं किससे फट गया और वो पानी सीधा हरीश के ऊपर आ गया। अब जो आगे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हरीश की अपनी मुंह जबानी है। वो नज़ारा मेरे सामने था। न मेरे हाथ पैर काम कर रहे थे, न मैं हिल पा रहा था। मेरी आंखों से पानी निकल रहा था। सांस लेने में मुश्किल आने लगी थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन मेरी सांसें फूल रही थी, अटक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो और मैं धरती पर नहीं, किसी अलौकिक जगह पर हूँ या किसी और दुनिया में हूँ, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और मुझे थोड़ी चैन की सांस मिली। मैंने कहा,
मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करूँगा। थोड़ी ही देर में वो सब मेरे सामने से ओझल हो गया और मैं वापस लौटने लगा। उसके बाद 2 दिनों तक मुझे बहुत बुखार रहा, लेकिन रात को मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और मैं आराम से सो गया। सुबह 7 बजे मेरा मन के साथ मैं फिर से गया। उससे पूछा कि कल क्यों नहीं आए, तो कह दिया था कि मैं देर से उठा था। उसने पूछा कोई अनुभव किया, तो मैंने बस नकार दिया क्योंकि मैं उस शक्ति को अपमानित नहीं करना चाहता था। दोस्तों, फिर अगले दिन ही हरीश के मित्र बैलगाड़ियां लेकर आ गए और उनसे बातचीत करके एक और दिन वो वहां रुके और दोनों मित्रों ने अच्छा समय बिताया और फिर हरीश भाई अपने घर वापस लौट गए। ये थी कहानी एक ऐसी अलौकिक शक्ति की जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया कि क्या है वो, लेकिन वो चीज़ आज भी वहाँ सायंकाल में सबको अनुभव करवाती है और आज भी वहाँ कोई अंधेरा होने के बाद जाता नहीं और 6:30 बजे के बाद वहाँ कोई देखता भी नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कुछ ऐसी ही नई और एकदम सच्ची और डरावनी हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।